नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी एबीएम की क्लास में, जो कि CAIIB संकल्प बैच है ना। तो हमारा जो संकल्प सीरीज चल रहा है, जहां पर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और वो भी जो भी एमसीक्यूज हैं वो यूनिट वाइज हैं। सो हमारा मॉड्यूल बी, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, स्टार्ट कर दिया है। और मॉड्यूल बी के तहत अगर आज हम बात करें तो हम लोग यूनिट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो हमारी यूनिट नंबर 11 क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसको आज हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, और इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग HRD एंड सब सिस्टम। तो आपने जब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा है तो वहां पे आपने देखा होगा कि HRD और उनके सब सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो हमारे पास चार ऑप्शन है: परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर प्लानिंग, रिवॉर्ड एंड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें बताना है कि सही है? ओनली 1 and 2, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल और करियर प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ HRD एंड सब सिस्टम। ऑप्शन बी कहता है 1, 2 and 3, परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर प्लानिंग एंड रिवॉर्ड्स इज द पार्ट ऑफ HRD एंड सब सिस्टम। और यहां पर फिर कहता है दूसरा और चौथा, करियर प्लानिंग और कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, और बी कहता है नन ऑफ द अबव। तो अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो सही है रिगार्डिंग HRD और सब सिस्टम। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका पार्ट होता है, बिल्कुल होता है। करियर प्लानिंग भी पार्ट होता है और रिवॉर्ड्स भी पार्ट होते हैं, लेकिन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ HRD एंड सब सिस्टम। तो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3, ओनली 1, 2 and 3। अब देखिए कैसे। जब भी हम HRD और उनके सब सिस्टम्स की बात करते हैं तो हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल देखने को मिलता है, पोटेंशियल अप्रेजल देखने को मिलता है, करियर प्लानिंग देखने को मिलता है, ट्रेनिंग हमें देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, रिवॉर्ड देखने को मिलता है, काउंसलिंग देखने को मिलता है, क्वालिटी सर्किल हमें देखने को मिलता है, रोल एनालिसिस एंड अदर्स हमें देखने को मिलता है। तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ HRD एंड इट्स सब सिस्टम। ओके दोस्तों, तो इनमें से जो ऑप्शन हमें मिले वो हमारा करेक्ट आंसर है, जो इनमें से ऑप्शन नहीं थे वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जॉब रोल एनालिसिस, अगर आपने देखा हो जॉब रोल एनालिसिस है ना, यहाँ पे एनालिसिस भी हम कर देते हैं तो जो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, एनालिसिस। ठीक है, तो जॉब रोल एनालिसिस आर कंप्राइजिंग विथ। तो जॉब रोल एनालिसिस में इनमें से क्या क्या आता है? सबसे पहले है जॉब डिस्क्रिप्शन ओनली, यानी JD। फिर आता है जॉब स्पेसिफिकेशन ओनली। फिर आता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन ओनली। और फिर तीसरे पे दिया है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवेल्युएशन। तो जब भी हम अपना जो यूनिट 11 है और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पढ़ते हैं तो वहां पे जॉब रोल एनालिसिस हमें अच्छी तरह से समझाया गया है। और जॉब रोल एनालिसिस में तीन के साथ साथ और भी पार्ट हैं जिनको रखा गया है। तो सबसे पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है, जॉब एनालिसिस होता है, पोजीशन होता है, टास्क होता है, वर्क होता है, ये सब पार्ट होते हैं जॉब रोल एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये तीनों कंप्राइज होते हैं हमारे जॉब रोल एनालिसिस में। ठीक है दोस्तों, तो जॉब रोल एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवेल्युएशन आता है। अब अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जो जॉब ऑफर की जाती है उसके बारे में जानकारी होती है। दिस सिंपली रिकॉर्ड ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द जॉब विच एन इंडिविजुअल हैज टू परफॉर्म इन अ गिवन सेटअप। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए क्लरिकल पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, तो क्लर्क पोस्ट में क्या क्या काम करना पड़ेगा, मतलब क्लरिकल पोस्ट है ना, इसका पे कितना होगा। तो जो ओवरऑल इंक्वायरी है, जानकारी है, वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जब हम जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो वहां पे क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज, ये जो क्राइटेरिया होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन अ लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इज प्रिपेयर्ड इन टर्म ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टाइज और टेम्परामेंट एक्सेट्रा। जब हम जॉब इवेल्युएशन की बात करते हैं तो दिस इज प्राइमरली यूज टू कंपेयर सिमिलर जॉब इन द सेम, मतलब जो सेम जॉब है उस ऑर्गेनाइजेशन में या पूरी इंडस्ट्री में, उनको कंपैरिजन जो होता है वो जॉब इवेल्युएशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? चलिए, अमंग द गिवन रिकॉर्ड ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द जॉब विच एन इंडिविजुअल हैज टू परफॉर्म इन अ गिवन सेटअप।
तो ये एक स्टेटमेंट दिया है और इस आधार पे पूछा कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो भी रिकॉर्ड है ना, जो भी गिवन रिकॉर्ड होगा, ईच एंड एवरी कंपोनेंट होंगे किसके रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग। तो जब जॉब के रिगार्डिंग ईच एंड एवरी कंपोनेंट है तो उसका मतलब हो गया कि ये वो क्या कहलाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी जेडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जेडी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट is prepared in term of education qualification, age, work experience, specific knowledge, skill, expertise, टेम्परामेंट एक्सेट्रा। अगर इन सब चीजों की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, एज की, यानी अगर आप इन मापदंडों को फुलफिल करते हैं तो आप जेडी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या होगा, जिन मापदंडों को आपको फॉलो करना होता है उन मापदंडों को हम लोग कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, job specification. So the list of requirement of prepared in term of educational qualification, age, work experience, specific knowledge, skill, expertise, temperament etc. known as job specification. तो अब यहाँ पे अगर हम ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन में देखें तो यहाँ पे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा जॉब एनालिसिस का, कि जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो हमें जॉब टाइटल, कौन सी पोस्ट निकली है, जॉब लोकेशन, किस जगह पर पोस्ट है, जॉब समरी, हमें क्या क्या करना होगा, रिपोर्टिंग टू, किसको रिपोर्ट करेंगे, वर्किंग कंडीशंस क्या क्या होंगी, जॉब ड्यूटीज क्या क्या होंगी, मशीन्स टू बी यूज्ड कौन सी कर पाएंगे, हैजर्ड्स क्या क्या रुकावटें होंगी, ये सब हमें जॉब डिस्क्रिप्शन में, यानी जब भी जॉब के रिगार्डिंग, यानी जो पोस्ट है, जो जॉब है हमारी, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी कहलाती है जेडी। क्या कहलाती है दोस्तों, जॉब डिस्क्रिप्शन। लेकिन इस जॉब को पाने के लिए जो आपको योग्यताएं चाहिए, है ना, क्वालिफिकेशंस, किसकी बात करेंगे, क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। कैसे, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, है ना। जैसे कि अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको किसी भी स्ट्रीम में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर एक्सपीरियंस, आपने देखा स्केल 2 स्केल 3 के लिए अलग एक्सपीरियंस वाली पोस्ट आती हैं, किसी में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा, किसी में 5। फिर ट्रेनिंग, स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और सेंसरी डिमांड्स। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो किस में मिलती हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन में। यानी उस जॉब को करने के लिए जो जो क्वालिफिकेशंस आपसे रिक्वायर्ड हैं वो जॉब स्पेसिफिकेशन में काउंट की जाती हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, among the which is primarily used to compare similarity between job within an organization or between organization or an even an industry। तो सिंपल सी बात कही उन्होंने कि आपको बताना प्राइमरली यूज टू कंपेयर। यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, सिमिलैरिटीज, है ना, कि ए, जो ए पार्ट है उसमें और बी में क्या सिमिलैरिटीज हैं। अगर ए की जो जॉब है उसमें सिमिलैरिटी देखो, बी वाली जॉब में अगर सिमिलैरिटी देखो, या ऑर्गेनाइजेशन में ही 2 पोस्ट हैं सेम सेम, उनमें सिमिलैरिटी, या एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एक्स वाई और जेड, इनमें किसी पोस्ट की सिमिलैरिटी। तो जब सिमिलैरिटी को इवैल्यूएट किया जाता है तो उसे हम लोग जॉब इवैल्यूएशन कहते हैं। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जॉब इवैल्यूएशन। तो अगर हम जॉब इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो जॉब इवैल्यूएशन अगर हम देखें तो जॉब इवैल्यूएशन होता क्या है, दिस इज प्राइमरली यूज्ड टू कंपेयर सिमिलैरिटी बिटवीन द जॉब्स। जो नौकरियां हैं या जो पोस्ट है या जो वर्क पोस्ट है उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज को हम डिस्कस करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है। अब वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे पूरी इंडस्ट्री में ही कंपेयर कर रहे हो, उसे जॉब इवैल्यूएशन बोलेंगे। साथ ही साथ जॉब इवैल्यूएशन के मेथड्स भी दिए गए हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और नॉन क्वांटिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव मेथड है वहां पे पॉइंट रेटिंग की बात होती है और फैक्टर कंपैरिजन की बात होती है, कौन कौन से फैक्टर। और जबकि हम नॉन क्वांटिटेटिव की बात करें तो रैंकिंग की बात होती है, जॉब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दिस इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ जॉब एंड सच रिक्वायर्स a person to achieve a specific product in the process
द इंडिविजुअल इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर नोन एज। जैसे इन्होंने कहा कि बेसिक एलिमेंट ऑफ जॉब, कोई अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी जॉब में आप क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उसका एक बेसिक एलिमेंट है रिक्वायर्ड अ पर्सन टू अचीव अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, है ना। उसको एक काम दिया गया, उस काम को वो अचीव करे। कैसे अचीव करेगा, और इसमें उसका किसी का योगदान नहीं, वो इंडिविजुअल व्यक्ति ही उस काम को परफॉर्म कर रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं टास्क। क्या कहते हैं दोस्तों, टास्क। क्या कहते हैं, टास्क। तो उसको लिए जो परिभाषा है, वर्ड है, वो है टास्क। क्या कहा जाता है, टास्क। अब जॉब, टास्क, पोजीशन और रोल में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम टास्क को समझेंगे। दिस इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ जॉब। किसी भी जॉब का बेसिक एलिमेंट टास्क होता है। जब आप कोई नौकरी कर रहे होते तो आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टास्क मिल रहे होते हैं। एज सच रिक्वायर्स अ पर्सन टू अचीव अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और हर पर्सन को रिक्वायर्ड होती है कि अचीव करे स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, और वो दूसरों से आइसोलेटेड रहता है। वहीं अगर हम जॉब की बात करें तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टास्क। आप अपनी जॉब कर रहे हैं तो एक टास्क तो होगा नहीं, एक से ज्यादा टास्क होंगे, अलग अलग प्रकार के टास्क होंगे। सो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टास्क रिक्वायरिंग एन इंडिविजुअल टू अचीव एन ओवरऑल प्रोडक्ट एंड स्टिल मेकिंग द रिलेशनशिप इररिलेवेंट। फिर पोजीशन की बात करें, पोजीशन क्या होती है, जिस ओहदे पे आप काम कर रहे हैं। पुट एन इंडिविजुअल इन अ हेरारिकल पैटर्न, यानी जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में हेरारिकी है और आप जिस हेरारिकी पर हैं उसे पोजीशन कहा जाता है। एक्सपेक्टिंग दोज बिलो टू रिपोर्टर और सरेंडर टू हायर पोजीशन एंड conform to their expectation, while those higher up may be led to exploit the relationship and demand conformity। तो सिंपल सी बात है कि जो भी आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपके बिलो, है ना, उस हायरार्की में काम कर रहे हैं, तो वो आपको रिपोर्ट करेंगे और आप उनको क्या करोगे, लीड करोगे। ठीक है दोस्तों। रोल क्या होता है, एम्फेसिस ऑन द पैटर्न ऑफ एक्सपेक्टेशंस, है ना, जो पैटर्न ऑफ एक्सपेक्टेशंस होता है उन्हें रोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट मैच। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही करेक्ट कनेक्ट है। यानी जैसे एक स्टेटमेंट दिया है, न्यू स्किल कैन बी इजीली ब्लेंडेड विद द ओल्ड वन। तो अगर आपके पास कोई पुरानी स्किल है और आपने नई स्किल सीखी, तो वो नई और पुरानी मिलके आपके पास ब्लेंड हो जाएगी, और मतलब पुरानी वाली में नई वाली स्किल। तो ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है या फॉल्स है। तो अब यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी फॉल्स लिख रखा है। अब ये अगर सही, यानी ये स्टेटमेंट गलत था और यहाँ फॉल्स लिखा, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, और मतलब करेक्ट मैच है। और अगर ये ट्रू है स्टेटमेंट और यहाँ फॉल्स लिखा, तो ये गलत है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, न्यू स्किल कैन बी इजीली ब्लेंडेड विद द ओल्ड वन, इज फॉल्स और ट्रू। तो यहाँ पे फॉल्स लिखा है। फिर लिखा कैरियर प्लानिंग इज अ मोटिवेशनल एक्सरसाइज, तो यहाँ पे भी फॉल्स लिखा है। जॉब एनालिसिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर मोस्ट ऑफ द एचआरडी सिस्टम, ठीक है, ये भी गलत लिखा है। व्हेन अ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इन साइज एंड इट्स बिजनेस इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये भी फॉल्स लिखा है। देखो, तो पहला स्टेटमेंट है न्यू स्किल्स कैन बी इजीली ब्लेंडेड विद ओल्ड वन, यहां पे क्या होना चाहिए था, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉल्स लिखा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर उन्होंने कहा करियर प्लानिंग इज मोटिवेशनल एक्सरसाइज। हर ऑर्गेनाइजेशन में एचआर करियर प्लानिंग रखता है, जिससे अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेशन प्रोवाइड करे कि आपके लिए ये पोस्ट है। तो यहाँ पे फॉल्स लिखा, यहाँ भी गलत है, ये ट्रू होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, ट्रू होता तो ये सही मैच होता, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा, जॉब एनालिसिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर मोस्ट ऑफ द एचआरडी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप जॉब की बात कर रहे हैं तो जॉब एनालिसिस तो होगी ही, एचआरडी करेगा ही। यहाँ भी फॉल्स लिखा, जबकि इसको क्या होना चाहिए था, ट्रू होना चाहिए था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आखिरी कह रहे हैं व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स इन साइज एंड इट्स बिजनेस, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना साइज बड़ा करता है या बिजनेस बड़ा करता है, बदलता है, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कहा जाता है। फॉल्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऐसा कभी नहीं होता। जब भी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, वहां पे वर्किंग कल्चर, टेक्निक्स, है ना, इन सब चीजों में क्या मिलता है, चेंजेस मिलते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो फॉल्स लिखा है ये सही है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसको गलत लिखा। तो यहाँ पे करेक्ट मैच है जो चौथा है। अब देखिए क्या, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज अ स्टडी एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रैक्टिसेस, सिस्टम एंड टेक्निक्स दैट अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। यानी वो प्रैक्टिसेस, वो सिस्टम, वो टेक्निक्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के चेंज में को प्रभावित करते हैं, उसी को ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कहा जाता है। द गोल ऑफ विच इज to modify a group or organization's performance and or culture। तो वो गोल
ऑफ विच इज मॉडिफाइड, वो गोल जिसे मॉडिफाई किया जाए जिससे कि ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस और कल्चर चेंज हो, उसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? We will examine the detail of establishing learning and development system as part of HRD effort and it involve। तो इन्होंने कहा कि मतलब कोई जो भी चेक कर रहे थे उन्होंने एग्जामिन किया डिटेल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट लर्निंग के बारे में। तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ HRD एफर्ट्स एंड इट इन्वॉल्व, और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड। भाई जब भी लर्निंग की बात आएगी तो सबसे पहले HR को क्या करना पड़ेगा, आपकी ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डिजाइन द ट्रेनिंग, फिर उनको डिजाइन करनी पड़ेगी ट्रेनिंग को। जॉब एनालिसिस, फिर अब ट्रेनिंग में जॉब एनालिसिस नहीं होता वास्तविकता में देखा जाए तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग ये दो स्टेटमेंट सही है। और जहां पर पहला दूसरा सही है वो कौन सा लिखा है? डी, जॉब एनालिसिस इज नॉट पार्ट ऑफ द एफर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी एक करेक्ट आंसर होगा। जब भी हम लर्निंग और डेवलपमेंट की बात करते हैं किसी भी सिस्टम में, HRD के जो एफर्ट्स होते हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि कितनी ट्रेनिंग की नीड है। अब अगर आइडेंटिफाई हो जाएगी तो आपको डिजाइन करनी पड़ेगी ट्रेनिंग के, इनको कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, क्या होना चाहिए। फिर जब डिजाइन कर लेंगे तो कंडक्ट करेंगे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को कंडक्ट किया जाएगा। फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद इवैल्यूएशन किया जाएगा कि ट्रेनिंग का कितना फायदा हमारी टीम को पहुंचा है। फिर सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर किया जाएगा। तो ये आपके 5 स्टेप होते हैं जब भी HRD में लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर explanation of the need hierarchy, need for a individual to realize its potential and self actualization is a strong as satisfying physical need। तो ये किसने कहा है? रॉबर्ट ओन ने कहा है, चार्ल्स बेबेज ने कहा है, अब्राहम मैस्लो ने कहा है, या डगलस मैकगियोर ने कहा है। तो जब भी अगर हम बात करें, जब भी हम बात करेंगे आपकी जो नीड की थ्योरी की है ना, तो वो नीड की थ्योरी अब्राहम मैस्लो साहब ने दी थी, जिसे आप नीड पिरामिड भी कहते हैं। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो जो अब्राहम मैस्लो है वो सही है। तो अब्राहम मैस्लो ने क्या कहा कि नीड इज अ मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मोटिवेशनल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किसी ह्यूमन बिहेवियर के मोटिवेशंस को चेक करने के लिए जो नीड का मॉडल है, मैस्लो की हायरार्की नीड का जो मॉडल है उसको हम समझ सकते हैं। इट मैप डिफरेंट मोटिवेशंस ऑन टू अ पिरामिड। सो जो अलग अलग पोजीशन दी गई हैं पिरामिड में वो डिफरेंट मोटिवेशंस होते हैं और हर एक लेवल पे रिप्रेजेंट किए गए हैं डिफरेंट ह्यूमन नीड को। और इन ह्यूमन नीड में जो पहली नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, लव एंड बिलोंगिंगनेस है, स्टीम नीड है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी टोटल 5 प्रकार की नीड पाई जाती हैं। अब अकॉर्डिंग टू द नेडलर, नेडलर एक विद्वान है, द लर्निंग टू रिलेट जॉब इज कॉल्ड। अगर कोई लर्निंग जो जॉब से रिलेटेड होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब भी कोई भी लर्निंग जॉब से रिलेटेड प्रोवाइड की जाती है तो उसे ट्रेनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेनिंग। कल एक क्वेश्चन हमने आपको कराया था और हमने कहा था कि डिफरेंट बट आइडेंटिफाई जॉब के लिए जब आप पढ़ते हैं तो उसे एजुकेशन कहा जाता है ना। और जब आप किसी जॉब के रिगार्डिंग लर्निंग करते हैं, सीखते हैं तो उसे ट्रेनिंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ट्रेनिंग। अब क्या डिफरेंस है? सबसे पहले लर्निंग की बात करें, द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी और टीचिंग। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑल इन्वॉल्व लर्निंग। तो वो हमारा क्या है? लर्निंग है। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग इज एम टू टीचिंग immediately applicable knowledge, skill and attitude to be used a specific job। जब स्पेसिफिक जॉब की बात होगी दोस्तों तो वो हमारी ट्रेनिंग होती, यही आपसे पूछा गया था। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज एम दैट द लॉन्ग टर्म। डेवलपमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म रहता है। इट रिवॉल्व अराउंड द ब्रॉडनिंग और डिपेंडिंग ऑफ नॉलेज। सो जितना भी डेवलपमेंट है वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेगा, जितना आपने समय के साथ सीखा है। This has to fit within one's personal development goal and the future goal। तो वर्तमान का जो गोल है, फ्यूचर का गोल, उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो सेट कर पाता है डेवलपमेंट के थ्रू। और एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन इज अ मोर फॉर्मल वे टू ब्रॉडन वंस नॉलेज। एजुकेशन इज ऑफन नॉन स्पेसिफिक एंड एप्लीकेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एजुकेशन मतलब कभी भी
स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक और एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टाइम की बात करता है, और स्पेशली रिलीवेंट करता है व्हेन पर्सन हैज लिटिल एक्सपीरियंस इन अ सर्टेन एरिया। तो वो किसी भी जॉब की जब बात होगी तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, वहां पर एक्सपर्टाइज है या नहीं है वो बात की बात। तो ये आज की हमारी क्लास थी दोस्तों, जो हम आपके लिए लेके आए थे। और ये हमारा CAIB संकल्प बैच है, जो फ्री बैच है, आपको प्रोवाइड की जा रही क्लासेस। और ये धीरे धीरे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाएंगे, क्लासेस भी बढ़ जाएंगी। सो स्टार्ट हो चुका है, बस जुड़ना आपका जरूरी है। और इस क्लास की PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल JAIIB CIB वाला पर, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो जाना है, क्लिक करना और जुड़ जाना है, वहां पर आपको सभी PDFs मिलेंगे और आप अपने पॉइंट्स को भी शेयर कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू वेरी